गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। तो लिखिए रक्त। हेडिंग लगाओ रक्त। समझना सबसे पहले, बाद में लिखते रहना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहली बात तो ये देखो, तरल तरल का मतलब वह पदार्थ जिसमें क्या गुण हो भाई, बहने का गुण हो। संयोजी का मतलब है बहुत सारे पदार्थों को अंदर घोलने की क्या हो, क्षमता हो। और ऊतक का मतलब कोशिकाओं का समूह है। तो रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। रक्त कैसा होता है भाई, हल्का क्षारीय पदार्थ। इसकी पीएच 7.4 होती है। इसकी पीएच कितनी होती है भाई, ये कार्य क्या करता है देखना। ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा चयापचयी क्रिया द्वारा, चयापचयी जो भी क्रियाएं होती है उनके द्वारा जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन सबको वहन करने का कार्य करता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं रक्त ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड तथा चयापचयी क्रियाओं द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। देखिए रक्त का रंग लाल होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। देखिए लाल अस्थि मज्जा, तो देखो हड्डियों के बीच में जो खोखली जो जगह पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाल अस्थि मज्जा। जैसे देखो इस प्रकार से अपनी हड्डियां होती है और हड्डियों में हमने क्या बोला कि हड्डियां थोड़ी सी क्या होती है भाई, खोखली होती है। तो इन खोखली हड्डियों के बीच में जो ये जगह पाई जाती है ना, इसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, लाल अस्थि मज्जा। इसमें रक्त का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। अब देखिए हम बात करते हैं नवजात शिशु में। कौन से शिशु में, नवजात शिशु जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है। नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। कहां होता है भाई, प्लीहा में होता है। याद रहेगा, यदि वयस्क व्यक्ति का पूछे या सीधा सीधा ऐसा पूछे रक्त का निर्माण कहां होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में। और यदि ऐसा पूछे कि नवजात शिशु में रक्त का निर्माण कहां होता है, तो नवजात शिशु में रक्त का निर्माण कहां होता है भाई, प्लीहा में। अब देखिए यदि वयस्क व्यक्ति के लिए मैं बोलूं तो रक्त का कब्रिस्तान क्या है, प्लीहा है। वयस्क व्यक्ति में या हम नवजात शिशु को छोड़कर, मतलब जन्म होने के बाद में रक्त का कब्रिस्तान प्लीहा होता है। अब देखिए रक्त के भाग लिख लिया भाई। देखो रक्त को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो तरल भाग प्लाज्मा और एक कौन सा भाग भाई, ठोस भाग कोशिकाएं।
और इसे बोलते हैं प्लाज्मा। और एक होती है ठोस भाग, जिनमें होता है कोशिकाएं। देखो तरल भाग है ना, ये कुल रक्त का 55% होता है। कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है भाई? 55%। तो जो बच गया वो कितना कौन सा भाग हो जाएगा भाई? 45% क्या हो जाएगा? ठोस भाग। समझ में आई बात? अब देखिए, इस 55% का 92% तो इसमें जल होता है। 55% का 92% तो क्या होता है भाई? जल। और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए, रक्त कोशिकाएं ये 3 प्रकार की होती है भाई। एक हो गई अपनी आरबीसी, दूसरी हो गई डब्ल्यूबीसी और तीसरी हो गई प्लेटलेट। तो समझना अच्छी तरीके से। एक तो कौन सी हो गई अपनी? आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं। एक हो गई डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। और तीसरी हो गई अपनी कौन सी भाई? प्लेटलेट्स। देखो, इसका दूसरा नाम है वो है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं भाई? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। याद रहेगा? उतार लिया? लिखिए। हो गया? अब लिखो, हेडिंग लो आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं। लिखिए, इनका रंग लाल होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है। देखो, हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है तो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो हम श्वसन में पूरी की पूरी वायु लेते हैं, और वायु लेने के बाद में ये सारा का सारे वायु है वो कहाँ पहुंच पा जाती है? कुपिकाओं में। और कुपिकाओं में क्या होती है? रक्तधानियां, रक्त रहता है। और रक्त में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या कर देता है? ऑक्सीजन को तो अपने अंदर घोल लेता है और बाकी सारी गैसों को छोड़ देता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन गैस को रक्त में मिलाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन गैस को किसमें मिलाने का कार्य करता है भाई?
रक्त में मिलाने का कार्य करता है। देखो इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। देखो इनका आकार है ना वो तस्तरी जैसे होता है, जैसे अपना पेड़ा होता है ना उस टाइप का। तो हम ये लिख सकते हैं इनका आकार चपटा गोल होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। और अगली बात, इनका कब्रिस्तान क्या है भाई? प्लीहा है। अब हेडिंग लगा दीजिए आप WBC। एक बात और लिखो इसमें, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये केंद्रक विहीन होती है। समझ में आ गई क्या बात? कोशिकाओं में केंद्रक होता है ना, लेकिन इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। हेडिंग लगाओ WBC या श्वेत रक्त कोशिकाएं और लिखिए ये रंगहीन होती है। इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इनका जीवन काल 7 दिन का होता है। कब्रिस्तान तो इसका प्लिया रहेगा। ये 2 प्रकार की होती है भाई। एक तो हो गई कणिकाणु और दूसरी हो गई भाई अकणिकाणु। अब देखो ये कणिकाणु है ना, ये 3 प्रकार की होती है भाई। एक तो हो गई न्यूट्रोफिल, एक हो गई इओसिनोफिल और तीसरी हो गई बेसोफिल। याद रहेगा कणिकाणु कितने प्रकार की होती है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अब देखिए अकणिकाणु 2 प्रकार की होती है। एक तो हो गई कौन सी भाई? लिपोसाइट और एक हो गई कौन सी भाई? मोनोसाइट। लिपोसाइट और दूसरी हो गई भाई कौन सी? मोनोसाइट। अब देखो जो लिपोसाइट है ना, ये भी 3 प्रकार की होती है भाई। एक बी लिपोसाइट, एक टी लिपोसाइट और एक प्राकृतिक मारक कोशिका। तो अपन लिख सकते हैं, एक तो क्या हो जाएगा बी लिपोसाइट, एक लिख सकते हैं टी लिपोसाइट और एक और हो सकती है प्राकृतिक मारक कोशिका।
लिख लिया। अब देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है भाई? न्यूट्रोफिल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल पाई जाती है। देख लिया। अब देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं। तो समझना इस बात को, क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि सबसे पहली बात ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और क्या करती है कि हमारे जितने भी रोग होते हैं, रोग होता है तो रोग होने का कोई ना कोई कारण होता है, जीवाणु, कीटाणु या विषाणु, उनसे लड़ने का कार्य कौन करती है भाई? श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। इसलिए इन्हें हमारे शरीर का क्या बोलते हैं? सैनिक कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं को हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं, क्योंकि ये रोगों के कारक जीवाणु, कीटाणु व विषाणु के प्रति प्रतिरक्षी उत्पन्न करके उन्हें नष्ट कर हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, कौन सी क्षमता भाई? रोग प्रतिरोधक बढ़ा देती है। अब देखिए जैसे ही कोई कीटाणु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उससे लड़ने का कार्य कौन करती है भाई? लिम्फोसाइट करती है। समझ में आ गई बात? तो अपन लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिका का नाम क्या है? लिम्फोसाइट। और देखो ये मोनोसाइट है ना, तो देखो जब क्या है BSF CISF इनसे पार नहीं पड़ती ना, आर्मी से भी पार नहीं पड़ती, तो फिर कमांडो फोर्सेस बुलाई जाती है। तो फिर क्या है, ये मोनोसाइट बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है और फिर भयंकर रूप धारण करके फिर बाद में क्या होता है? कीटाणु विषाणु को पूरी तरीके से क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो इन्हें बोला जाता है हमारे शरीर का कमांडो। समझ में आई बात? तो लिखिए लिपोसाइट। लिपोसाइट प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि सबसे पहले कौन लड़ती है भाई? लिपोसाइट। तो लिपोसाइट प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए अगला हेडिंग लगाइए आप, प्लेटलेट। देखो ये भी केंद्रक विहीन होती है, इनमें भी
केंद्रक नहीं पाया जाता। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। और ये क्या कार्य करती है भाई? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। रक्त में थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन दो ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे ही हमारे मान लो कोई चोट लगती है तो रक्त बाहर निकलता है, तो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो इसमें प्लेटलेट्स में उपस्थित होता है, तो ये ऊपर आकर वायु से क्रिया कर लेता है और इसमें कैल्शियम के अणु क्या होते हैं? बीच में फंस जाते हैं। समझ में आई बात? और इससे फंस जाने के क्या कारण क्या हो जाता है? एक प्लास्टिक जैसी संरचना बन जाती है। मारवाड़ी में बोलते हैं ना, खूंट आ गया, तो वो इन सब के कारण ही बनता है। किसके कारण है? प्लेटलेट्स के कारण। याद रहेगा? देखिए, अब देखो हेडिंग लगाओ, रक्त के प्रकार। लिख लिया? उतार लेना। रक्त के प्रकार। अब देखिए, आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं और उन प्रतिजनों के आधार पर रक्त को कितने भागों में बांटा गया भाई? 4 भागों में बांटा गया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आरबीसी की सतह पर विशेष प्रकार के 2 प्रतिजन पाए जाते हैं। जिन्हें ए व बी कहते हैं। इनके आधार पर रक्त का वर्गीकरण करना ABO रक्त वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ABO रक्त वर्गीकरण कहलाता है। तो देखो, एक तो रक्त हो गया कौन सा भाई? A, दूसरा हो गया कौन सा भाई? B, तीसरा हो गया कौन सा भाई? AB, और चौथा क्या हो गया भाई? O। यानी कि जिस व्यक्ति के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं पर केवल A प्रतिजन पाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? A प्रतिजन पाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे अपन? A रक्त समूह है। जिसके सतह पर B पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? B रक्त समूह है। A और B दोनों पाए जाते हैं तो क्या बोलेंगे? AB रक्त समूह है। और O पाए जाएंगे तो उसे क्या मतलब कुछ भी नहीं पाया जाएगा, कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? O। तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें? तो प्रतिजन का नाम, और एक लिख सकते हैं अपन किसका नाम भाई? प्रतिरक्षी का नाम। ये भी बताऊंगा। देखो, RH कारक की बात करेंगे अभी। RH कारक, देखो लाल रक्त कणिकाओं पर एक प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? RH कारक। समझ में आई बात? और RH कारक की जो खोज है वो मकाका-रिसस नामक बंदर में हुई थी। किसमें हुई थी? मकाका-रिसस नामक बंदर में। ये 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, इस पर उपस्थित कौन सा होता है भाई? A। इस पर A और B दोनों, सॉरी B, और इस पर क्या हो गया? AB, और इस पर कोई भी प्रकार का प्रतिजन उपस्थित नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है? A प्रतिरक्षी, यहाँ कौन सा हो जाता है? B प्रतिरक्षी,
यहाँ कौन सा, सॉरी यहाँ तो बी, यहाँ ए, यहाँ कोई भी प्रतिरक्षी उत्पन्न उपस्थित नहीं होता और यहाँ दोनों ही उपस्थित होते हैं, ए और बी। समझ में आई बात। अब देखिए यदि RH कारक उपस्थित है तो वो रक्त क्या होगा, पॉजिटिव, और यदि RH कारक अनुपस्थित है तो वो रक्त क्या होगा, नेगेटिव। आप केवल बस इतना सा लिखिए देखो कि ये किस किस को दे सकता है। समझ में आ गई बात। तो लिखेंगे किसे दे सकता है या ले सकता है। तो देखो ए किसको दे सकता है भाई, केवल ए को दे सकता है, और ए का ही क्या कर सकता है, ले सकता है। ए के साथ साथ में किसका भी ले सकता है भाई, ओ का भी ले सकता है। समझ में आ गई बात। अब देखो ए बी है ना, ये ए बी होता है सर्वग्राही, ये ए का भी ले सकता है और बी से भी रक्त ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और जो ओ होता है ना वो होता है सर्वदाता, सर्वदाता। तो आप तो केवल एक बात लिखिए कि ए बी है, ए बी रक्त समूह तो सर्वग्राही और ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है। लिखिए भाई, लिखो, बना लो, बना लिया, नहीं बना। ए बी रक्त समूह सर्वदाता तथा सॉरी ए बी रक्त समूह सर्वग्राही, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है तथा ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है। अब देखिए यदि अचानक कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसे इमीडिएटली रक्त की जरूरत पड़ती है, तो आप बिना उसकी रक्त की परीक्षण किए किस व्यक्ति का रक्त चढ़ा सकते हैं, ओ। और ओ में भी दो हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कौन से का चढ़ा सकते हैं, ओ नेगेटिव का। किसका, ओ नेगेटिव का। तो हम लिख सकते हैं अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को ओ नेगेटिव रक्त चढ़ाया जा सकता है। अब देखिए रक्त के कार्य, हेडिंग लगाइए रक्त के कार्य, लिख लिया। हेडिंग लगाओ रक्त के कार्य। देखो सबसे पहले तो ये वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है भाई, विनिमय करता है। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय करता है। पहला कार्य तो क्या हो गया, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या करता है भाई, परिवहन करता है, विनिमय करता है। अब हार्मोनों का परिवहन कौन करता है भाई, रक्त पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, परिवहन करता है। हार्मोन तथा उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। हमारे शरीर की पीएच नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है भाई, रक्त करता है। तो लिखिए हमारे शरीर की पीएच नियंत्रित करता है
अगला कार्य कौन सा हो गया भाई, हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है। और रक्त किसका कार्य करता है भाई, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। कल हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में।